नमस्कार। हम सब हर दिन न जाने कितनी ही चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हवा, पानी से लेकर हमारे हाथ में मौजूद फोन तक। ये सब संसाधन है, पर ये होते क्या हैं और इन्हें बेहतर तरीके से समझने और संभालने का तरीका क्या है? चलिए आज की इस चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जरा सोच कर देखिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं वो किसी न किसी तरह का रिसोर्स या संसाधन ही तो है। पर सवाल ये है कि किसी भी चीज को संसाधन बनाता क्या है, और इतनी सारी चीजों को हम समझे तो समझे कैसे? तो आज की बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम संसाधन की परिभाषा को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि उन्हें अलग अलग आधार पर कैसे बांटा जा सकता है, जैसे कि वो कहाँ से आए, क्या वो कभी खत्म हो सकते हैं, उनका मालिक कौन है और वो इस्तेमाल के लिए कितने तैयार हैं, और आखिर में हम भविष्य के लिए इनकी प्लानिंग पर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे पहले सवाल पर आते हैं। आखिर एक संसाधन को संसाधन बनाता क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, हमारे आसपास की हर वो चीज जो हमारी कोई जरूरत पूरी कर सके एक संसाधन है। लेकिन इसमें 3 शर्तें हैं। पहली, उसे हासिल करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी, उसे निकालना और इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से संभव हो। और तीसरी, हमारा समाज उसे अपनाने के लिए तैयार हो। जब ये तीनों बातें पूरी होती हैं तभी कोई चीज सिर्फ एक वस्तु से बढ़कर संसाधन बनती है। अच्छा, तो अब परिभाषा तो साफ हो गई। अब देखते हैं कि इन संसाधनों को अलग अलग वर्गों में कैसे बांटा जाता है। सबसे पहला और आसान तरीका है उनकी उत्पत्ति के आधार पर, मतलब वो किसी जीवित चीज से बने हैं या किसी निर्जीव चीज से। यहाँ पर अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है जैव संसाधन, यानी वो जिनमें जान होती है, जैसे हम इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, मछलियाँ, ये सब। और दूसरी तरफ है अजैव संसाधन, जो निर्जीव चीज़ों से बने हैं, जैसे कि चट्टानें, खनिज और वो धातुएं जिनसे हमारे फ़ोन और गाड़ियाँ बनती हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे तरीके पर, और ये शायद सबसे जरूरी भी है। सवाल यह है कि क्या कोई संसाधन इस्तेमाल करने पर खत्म हो जाएगा या उसे हम दोबारा बना या पा सकते हैं? यहाँ पर जो बड़ा फर्क है ना, वो है समय का। एक होते हैं नवीकरणीय, जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं या वो खुद बन जाते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, हवा या पानी। और दूसरे होते हैं अनवीकरणीय, जैसे कोयला और पेट्रोल। इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। मतलब एक बार ये खत्म हो गए तो समझ लीजिए कि वो गए। अब एक और मजेदार सवाल, इन संसाधनों का मालिक कौन है? क्या वो किसी एक इंसान के हैं, पूरे समाज के हैं या पूरे देश के? यही सवाल हमें ले जाता है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण तक। तो देखिए, मालिकाना हक के भी 4 लेवल हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत, जैसे किसी का अपना घर या खेत। फिर आता है सामुदायिक, मतलब जिस पर पूरे समाज का हक हो, जैसे कोई पब्लिक पार्क या गांव का तालाब। उससे एक लेवल ऊपर है राष्ट्रीय संसाधन, जो देश की सीमाओं के अंदर हैं। और आखिर में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे खुला समंदर, जिस पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हक होता है। अब हम वर्गीकरण के सबसे दिलचस्प और थोड़े पेचीदा हिस्से पर आ गए हैं, विकास के स्तर के आधार पर। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई संसाधन हमारे इस्तेमाल के लिए कितना तैयार है। इसमें सबसे पहले आते हैं संभावी संसाधन, मतलब ये वो रिसोर्सेज हैं जो किसी इलाके में मौजूद तो हैं, पर अभी तक उनका ठीक से इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। जैसे राजस्थान और गुजरात में सौर और पवन ऊर्जा की जबरदस्त क्षमता है, पर अभी हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं। फिर हैं विकसित संसाधन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनका पूरा सर्वे हो चुका है। हमें पता है कि ये कितनी मात्रा में है और इनकी क्वालिटी कैसी है, मतलब ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, अब आते हैं भंडार यानी स्टॉक पर। ये वो संसाधन है जिनके बारे में हमें पता तो है कि वो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें निकालने की सही टेक्नोलॉजी ही हमारे पास नहीं है। जैसे पानी के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को निकालकर उसे ऊर्जा के स्रोत की तरह इस्तेमाल करना। ये मुमकिन है, पर अभी हमारे पास इससे बड़े पैमाने पर करने की तकनीक नहीं है। और आखिर में है संचित कोष यानी रिजर्व्स। ये स्टॉक का ही एक हिस्सा है। फर्क ये है कि इन्हें इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, पर हमने इन्हें भविष्य की जरूरतों के लिए बचाकर रखा हुआ है। जैसे नदियों का पानी, जिससे पनबिजली बनाई जा सकती है, पर अभी हम नहीं बना रहे। तो इन सभी तरीकों से संसाधनों को समझने के बाद सबसे बड़ा और जरूरी सवाल ये उठता है कि हम इन्हें मैनेज कैसे करें। यहीं पर प्लानिंग यानी योजना की भूमिका सबसे अहम हो जाती है।
अब सवाल है कि प्लानिंग ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि संसाधन हर जगह बराबर नहीं बटे हैं। खासकर भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में कहीं कोई एक खनिज ज़्यादा है तो कहीं पानी। तो कुछ राज्यों के पास बहुत कुछ है और कुछ के पास बहुत कम। इसीलिए इनका सोच समझकर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भारत में रिसोर्स प्लानिंग एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला कदम देश भर में मौजूद संसाधनों की पहचान करना, उनकी लिस्ट बनाना और मैपिंग करना। दूसरा, सही टेक्नोलॉजी, स्किल्स और संस्थाओं के साथ एक मजबूत प्लानिंग का ढांचा तैयार करना। और तीसरा और आखिरी कदम, इस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को देश के बड़े विकास लक्ष्यों के साथ मिलाना। और इन सब कोशिशों का एक ही मकसद है, सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब बड़ा सीधा है, आज विकास ऐसा हो कि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे और हमारी आज की जरूरतें भी पूरी हो, पर ऐसा करते हुए हम आने वाली पीढ़ियों के हक से कोई समझौता न करें। इस पूरी सोच का सार महात्मा गांधी के इस एक वाक्य में छिपा है। उन्होंने कहा था, धरती पर हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी एक की भी लालच के लिए नहीं। सही मायनों में संसाधन संरक्षण का यही मूल मंत्र है। और यही बात हमें आज के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पे लाके खड़ा करती है। हमारे संसाधनों का भविष्य इस बात पर कैसे निर्भर करता है कि हम आज क्या फैसले लेते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को मिलकर सोचने की जरूरत है।